लगातार आप कभी कांग्रेस में, कभी बसपा में, कभी सपा में, कई पार्टियों में आप गए और जहां गए वहां आपने विरोध कर दिया वहां के नेताओं का। सपा में रहे तो फरीद साहब के खिलाफ आपने विरोध कर दिया। बसपा में गए तो बसपा में आपने आवाज उठा ली। फिर आप दोबारा विधायक नहीं हो पाए। वो अगर मुझको मिल जाती, वो जो मैंने वीडियो बनवाया था, तो यकीनी तौर से कल्याण सिंह जी को कि सरकार न रहती, गिरती और पूरे मुल्क में इसका असर पड़ता। एक आरोप आपके ऊपर और बहुत लोगों ने लगाया कि आप पैसों की वजह से सर आप चले जाते हैं सब जगह। यही आरोप लोग लगा ही सकते थे। बातें भी सुनी उन्होंने और हाथ में सिगरेट भी देखी, तो मुझको उसी वक्त उन्होंने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। मायावती इज्जत तो चाहती, लेकिन दूसरे को इज्जत देना नहीं जानती। जिन पुनिया जी के लिए आपने सौदा नहीं किया, उन्हीं पुनिया जी से फिर आपने झगड़ा कर लिया। उनको इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दिया था, आज वो जिंदा हैं, मौजूद हैं हमारे सामने, वो आके बात कर लें, हम जिंदगी में राजनीति भी छोड़ देंगे और वो सिर्फ ईमानदारी से ये कह दें। हमने उनसे ये भी कहा कि भाई पैसे कौड़ी जो भी हमारे हाथ से आपने खर्च किया उसका हिसाब ले लिया जाए। फरीद साहब ने हमारे गांव के विरोधियों को जितनी ताकत दे दी, बस जिंदा बच गए, आप समझ लीजिए। और हमारे लोग मौजूदा हालात में अरविंद सिंह गोप को पसंद करता हूँ। इतना बाइखलाक आदमी, हर गरीब अमीर जो उनके दरवाजे पर जाता है और उनके बस में अगर है तो फौरी तौर पर उसकी मदद भी करेंगे जो भी मुमकिन है। पुनिया जी से हमारी ज़ाती मुखालफत जरूर रही है। उनको आज तक मैं नहीं समझ पाया। कई बार उनसे सवाल पूछा कि भाई आपको इल्ज़ाम ही लगाना था हमारे ऊपर, तो आप ये इल्ज़ाम लगाते कि भाई ये पैसा हमसे मांग रहे। आज पूरा मुल्क बिक चुका है पूंजीपतियों के हाथ। मोदी जी का तो नाम है, सरकार तो अडानी और अंबानी चला रहे हैं। तो भाई झुंझलाहट नहीं जा रही। नहीं, इसमें झुंझलाहट क्या, जो हकीकत है वो ये है। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक दफ्तर आप बता दीजिए मुझको बाराबंकी में जहाँ जायज़ काम बगैर पैसे के हो जाए। मुनव्वर राना साहब का एक बड़ा मशहूर शेर, मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। जी। मैं एक बार बेख्याली में कहीं सच बोल बैठा था, मैं कोशिश कर चुका हूं, मुंह की कड़वाहट नहीं जाती। आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही सीनियर सियासतदान से, जिन्होंने सदन के अंदर भी हंगामा किया, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हंगामा किया, बहुत सारे उनके झगड़े भी हुए प्रशासनिक अधिकारियों से, लेकिन ये सारे झगड़े, सारे मामलात उनके जनता को लेकर रहे। हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व विधायक सरवर अली खान साहब। आपका बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया कि हम जैसे एक छोटे वर्कर को। सरवर भाई, कभी बाराबंकी में आपको जॉर्ज फर्नांडीज कहा जाता था कि आप बड़े मास लीडर हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, तो लोगों से दूर क्यों हो गए? कुछ सेहत का भी रहा तकाजा, कुछ हालात रहे जिनकी वजह से लोग हमसे दूर किए गए। हम सियासत में शुरू से ही साजिशों का शिकार रहे और उन साजिशों ने हमको आगे बढ़ने में एक हमारे लिए बड़ी रुकावट रही। कोशिश बहुत किया हमने, हमारी पूरे उम्र में जितने भी मामले रहे वो दूसरों के रहे। हम पैदा बहुत बड़े घर में हुए, लेकिन गरीबी को वालिद बहुत बचपन में ख़त्म हुए थे, तो गरीबी को बहुत करीब से देखा और इसलिए गरीबों के लिए हमारे दिल में हमेशा एक दर्द रहा, मोहब्बत रही, लगाव रहा, एक जज्बा रहा और उनकी मदद में हमको बड़े बड़े मोर्चे लेना पड़े, जिसको हमारे कुछ लोगों ने उसको ज़ाती झगड़े बनाया, लेकिन वो अवामी ही झगड़े रहे सब। एक यही वजह रही कि बेईमान अधिकारियों से और दबंग लोगों से, समाज के जो गरीबों पर हमेशा जुल्म ज़्यादती किया करते थे, उनसे हमारी कभी नहीं ली। अच्छा सर भाई, कहते हैं कि बाराबंकी में रहते पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह साहब जो है वो हैदरगढ़ से चुनाव लड़े थे, मुख्यमंत्री रहते हुए पुत्तू अवस्थी जी ने उनके लिए सीट खाली की थी। बताते हैं कि वो पहले बात आपसे चली थी, वो चाहते थे कि रामनगर से चुनाव लड़े, आपसे बात की गई थी, बहुत सारे ऑफर भी आपको मिले थे, मगर आप माने नहीं। ऐसा है कि वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनको चुनाव लड़ना ही था
और 6 महीने का टर्म पूरा करना था, उसके बाद चुनाव होना था। उनकी बीवी की आस्था थी महादेवा पे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम रामनगर से ही चुनाव लड़ें। इसके लिए उनकी ज़िले के तमाम हमारे जिम्मेदार सियासी, और आप रामनगर से उस वक्त विधायक? जी विधायक थे हम। लेकिन हम जिस पार्टी से विधायक बने थे उससे हमारी अनबन हो चुकी थी और हम एक आज़ाद शहरी की तरह थे। उन्होंने कोशिश किया, कई अपने कैबिनेट मिनिस्टर भेजे हमारे पास। लोगों ने बहुत कोशिश किया कि हम चुनाव। कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर आया आपके? मार्कंडे चंद जी आए और शाही साहब आए और आपके शिवकरण जी एक्स MLA रामनगर के, उन्होंने बड़े उससे कहा, कोशिश किया जी। राजनाथ सिंह को तो हम पहले भी पसंद करते थे, वो बहुत ही बाखिलाक आदमी थे, लेकिन जिन वोटों से हम जीते थे वो उनकी विचारधारा, उनकी सोच के मुखालिफ थे, विपरीत थे। इसलिए हमने उनसे मजबूरी जाहिर की कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, बावजूद इसके कि वो हमारी मदद नहीं चाहते थे, सिर्फ क्षेत्र की तरक्की के लिए, विकास के लिए हमारा इस्तीफा चाहते थे और अपनी बीवी की और महादेवा से लगाव था कि हम महादेवा की खिदमत करें कुछ। तो इसलिए एक मजबूरी आ गई, हमने इनकार कर दिया उनसे कि हम नहीं कर पाएंगे ये। क्या ऑफर मिला था? ऑफर तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि DM कप्तान आपकी मर्जी का होगा, प्रस्ताव आपके होंगे, दस्तखत हमारी होगी, और जो भी चाहिए आप वो आप यहाँ बनवाइए, विकास कीजिए इस क्षेत्र का। लेकिन हम उन तमाम लोगों को, जिन लोगों ने एक उम्मीद लगा के जिस दल और पार्टी से वो थे, उसके खिलाफ लोगों ने हमको वोट दिया था, जो उनके खिलाफ थे, उस विचारधारा के खिलाफ थे। जी जी, बीजेपी की, RSS की विचारधारा के खिलाफ। उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मजबूरन हमको इनकार करना पड़ा। हालांकि ये बड़ी गलती हमने किया। अब एहसास उसका होता है कि वाकई बाराबंकी ज़िले में आज भी रामनगर विधानसभा इतने 75 सालों की आज़ादी के बाद भी सबसे पिछड़ी विधानसभा आज भी है। इस ज़िले की आबादी 32,60,699 है। इस बड़ी आबादी वाले लखनऊ के गोद में बसे इस ज़िले की, जहाँ पर बड़े बड़े सियासी लोग रहे हैं और करीब करीब हर सरकार में, सेंटर में भी और यहाँ भी प्रतिनिधित्व बाराबंकी को मिला। जैसे रफ़ी साहब सबसे पहले मिनिस्टर हुए 52 में जी, और उनको कई विभाग मिले। फिर उसके बाद उनको कृषि मंत्री बने। और हम वो कह रहे हैं कि जो वाकई हुआ है, नेहरू जी के बहुत करीब रहे। नेहरू जी ने उनका भरपूर इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए। उसमें उन्होंने कौम की भी कुर्बानी दिया और जिस सोच के थे उसको भी कुर्बान कर दिया उन्होंने। अफसोस इस बात का हुआ, जिस उम्मीद से लोगों ने उनको चुना था, बहराइच से पहली बार वो पार्लियामेंट गए और लोगों की उम्मीद थी कि जाने के बाद अक़लियत को खुसूसी तौर से बहुत कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी महरूम है अक़लियत, जबकि उस ख़ानदान को बेपनाह ताकत मिली है। हिंदुस्तान में कई मुसलमान राष्ट्रपति हुए, लेकिन जो ताकत बड़े गांव को मिली, मसौली को मिली, वो आज भी किसी मुसलमान घराने को पूरे मुल्क में नहीं मिली। तो जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे जी। क्या मसला? इनके जाने से तो कहते हैं कि कश्मीर बच गया था रफ़ी साहब की वजह से। अब लोग कहते हैं, हमारे हिसाब से नहीं है ऐसा। आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से बढ़ाया उन्होंने, नफरत पैदा कराई वहाँ पर उन्होंने। उसका पूरा फायदा सरकार के चाहत जी, उसका पूरा फायदा कांग्रेस को मिला। अच्छा, बड़ा गांव, कल हम एक उसमें तकरीब में सुन रहे थे, आपने बड़ा गांव के ऊपर भी कुछ कमेंट कर दिया था कि बड़ा गांव, बड़े लोग। वो तो बड़ा गांव हमेशा से रहा, बड़े लोग भी वहां से रहे। जी जी, बड़े लोग भी रहे। वो बड़ा गांव है जहाँ एक घर से 9 लोग निकलते थे, एक ही फाटक से। उस घर से गवर्नर भी निकलते थे, उस घर से उत्तर प्रदेश सरकार का मिनिस्टर भी निकलता था, भारत सरकार के काबीना मंत्री निकलते थे, उस घर से एम्बेसडर भी निकलते थे, उस घर से गांव का प्रधान भी निकलता था, उस घर से कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी निकलता था। और उस वक्त इस ज़िले में ज़रूरत थी, ज़बरदस्त बेरोज़गारी थी, आज भी है, बेरोज़गारी थी। अगर ऐलान कर दिया जाता उस घर की छत पे खड़े होके, 5-5 विभाग थे। मुस्कान जी जब मिनिस्टर बनी
इंदिरा जी के ज़माने में तो इंदिरा जी के बाद सबसे ज़्यादा विभाग अगर किसी के पास थे तो मोहसिना किदवाई जी के पास थे। पावरफुल मिनिस्टर थी वो। अगर वो अपनी छत पे खड़े होकर ऐलान कर देती कि जितने पढ़े लिखे लोग हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएट तक हैं वो हमारे पास चले आए, हम उनको नौकरी देंगे, रोज़ी से जोड़ेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आज हम मजबूर होकर हमको ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ इस घराने के कई लोग बने, कोई इस ज़िले को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा सरोवर भाई, आपकी जब शुरुआत होती है जी तो कहते हैं कि जब बीएसपी की नींव पड़ी थी जी। तब काशीराम साहब के साथ आप निकलते थे। पहला चुनाव मैंने लड़ा जब बीएसपी फाउंड। कैसे मुलाकात हुई थी काशीराम साहब से, कैसे जुड़े काशीराम जी उनसे? की लखनऊ में मेरी पहली मुलाकात हुई जब मुझको टिकट मिला, और पहली मुलाकात बीएसपी ऑफिस में हुई सचिवालय में। उसके बाद जो है वो दारुशिफा में। उसके बाद बाराबंकी हमारे चुनाव में 5 दिन वो रुके, जबकि उनको पूरे उत्तर प्रदेश में जाना था, लेकिन बाराबंकी को उन्होंने चुनाव देख के, इतना अच्छा चुनाव हमारा था, जीता हुआ चुनाव था, उसको देख के 5 दिन रुके। यहाँ बाराबंकी में? बाराबंकी मेरे घर पे रुके 2 दिन। बड़ी मुसीबत से डीएम साहब और कप्तान साहब सबकी बहुत काफ़ी कहने सुनने के बाद उनको इरिगेशन के एक 3rd क्लास सूट में उनको कमरा दिया गया 2 दिन के लिए। वो काशीराम जी जिनकी अगली बार सरकार बन गई और पूरा इरिगेशन विभाग दौड़ने लगा जिनके पीछे, उनको कमरा नहीं मिल पा रहा था यहाँ पर रहने के लिए। तो वो हमारे यहाँ रशीद भाई थे, बीएसपी के अच्छे वर्कर। पहला चुनाव लड़ते हैं 89 में बीएसपी से, सदर सीट से, और 1100 वोट से चुनाव आप हार गए थे। जी जी। बदकिस्मती रही वो, हरा दिए गए, हारे नहीं, हरा दिए गए। जी जी, हरा दिए गए। कैसे हार गए वो? अब कैसे क्या, बिल्कुल खुले हुआ चुनाव हार गया हमारा। पूरा शहर, पूरा बाराबंकी जानता है, पूरा जिला जानता है। हम लोग नहीं जानते ज़्यादा हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि हमको रोकने के लिए मोहसिना जी, बाबू रामचंद्र और बेनी प्रसाद वर्मा, ये तीनों एक हो गए। और उस चुनाव में इसके बावजूद हम 10,000 से जीते थे। ये तब इकरार किया बेनी प्रसाद जी ने, जब हमको टिकट दिया और पर्चा हम भरने गए तो हमने पहला सवाल उनसे ही किया, बाबू जी बताइए कि हम हारे कैसे नवाबगंज के चुनाव। तो वो चुनाव हम लोगों के लिए बहुत जरूरी था। आपका हार एक चीज़ पे बात करेंगे कि आप बीएसपी में थे जी, और काशीराम जी के इतने करीब थे जी, क्यों पार्टी छोड़ दी, फिर आप सपा से लड़े चुनाव और विधायक हुए? काशीराम जी का जो वर्चस्व खत्म हो गया, अच्छा। बहन जी का वर्चस्व शुरू हुआ, और वहाँ ये कि समझ लीजिए बिजनेस बन गई सियासत। जब मायावती जी का उसमें प्रभाव आया जी जी, तो क्या तभी से पैसा? हाँ, शुरू हो गया था, शुरू हो गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट से ही पैसा शुरू हो गया था। तो इसीलिए आप फिर नहीं एडजस्ट? मजबूरन, क्योंकि वहाँ जो लोग हमारे साथ थे, हर कम्युनिटी हमारे साथ थी, और जो हालांकि बाद में उन्होंने वही अडाप्ट किया। जैसे शुरू में बीएसपी की फ्रंट लाइन ये थी कि कलम दिखा के बताते थे कि सबसे नीचे ये दलित है और सबसे ऊपर ब्राह्मण है। उसके बाद बीएसपी की बागडोर ब्राह्मण ही को दे दी गई। वो जो मनवादी कहे जाते थे, जिनके खिलाफ दलितों को इकट्ठा किया गया, उस समाज को बहुत बड़ा धोखा बीएसपी ने ये दिया कि उन्हीं मनवादियों को उन्होंने पार्टी की बागडोर पकड़ा दी, उनको रहनुमाई करने लगे वो पार्टी की। तो एक जमाने में कहा जाता था कि काशीराम की शेरनी है मायावती जी, तो शेरनी कहाँ चली गई? उनके वो पंजे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें मशहूर था, वो क्यों ख़त्म हो गया? उसकी वजह सिर्फ यही रही कि वो पैसे की भूख उनकी जो थी वो तब भी थी, आज भी है। आज भी इस बुरी हालत से, बीएसपी की इतनी बुरी हालत है आज अभी बिना पैसे के टिकट नहीं मिले। आज भी बगैर पैसे की बहुत मुश्किल है टिकट मिल पाना। अच्छा, फिर आपको बेनी बाबू कहा जाता है कि बेनी बाबू ने टिकट दिलाया, सही? हाँ, बेनी शाह जी ने हमको, उनका एहसान है हमारे ऊपर, उन्होंने हमको विधायक बनाया, मेहनत किया हमारे चुनाव में, हमको रामनगर से, और बगैर पैसे कौड़ी के टिकट दिया, और मेहनत भी किया हमारे साथ। लेकिन उनके करीबी लोगों ने हमको पार्टी में रहने नहीं दिया, इसलिए कि हमारे के बाद उन लोगों का कद बहुत छोटा उनको दिखाई देने लगा, अपना कद। इसलिए उन लोगों की कोशिश रही है, और ये वही लोग हैं जिनकी वजह से गयासुद्दीन किदवाई साहब को पार्टी छोड़ना पड़ी, जिन लोगों की वजह से फरीद महफूज को पार्टी छोड़ना पड़ी। वही टीम पूरी जो थी वो हमारे पीछे लग गई और साजिशों का शिकार हो गए। और बेनी प्रसाद से, जिसके बारे में हमने कई बार बाबूजी से कहा कि बाबूजी
इस पे आप कंट्रोल कीजिए, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपने विधायक बनाया तो सम्मान भी दीजिए, और अगर सम्मान नहीं है तो हमने लिख के उनको दे दिया कि आप, हम दस्तखत करके कि आप जो चाहें आप इस्तीफा हमारा लिख लें, हम ऐसा पद नहीं चाहते हैं। तो वो आपके ऊपर आरोप था कि आप जब विधायक हुए फिर बागी हो गए अपनी पार्टी के खिलाफ और डीएम से लड़ गए, जाके डीएम के खिलाफ धरने पे बैठ गए। देखिए, यहाँ डिम्पल वर्मा जी डीएम थी, पढ़ी लिखी थी, लेडी थी, अनुसूचित जनजात थी वो, और जाहिर है कि लेडी थी, इसलिए हमको एहतराम करना चाहिए था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ज़बान वो इस्तेमाल करती थी। क्या किस्सा हुआ था उस दिन? आप बताते हैं कि आप किसी काम से गए थे, वहीं बैठे बैठे झगड़ा हो गया। मेरा हाउस में सवाल लगा था, मुझको जल्दी जाना था। अच्छा, हाउस चल रहा था उसको? जी। एक आदमी मेरे पास आया, मेरे क्षेत्र के एक साहब आए कि डीएम साहब बैठी हैं, आप 1 मिनट उनसे मिल लीजिए। मैं गया जब, तो चपरासी ने बताया कि वो टेलीफोन पे बात कर रही हैं किसी से, और मना किया किसी का आने मत देना। मैंने कहा नहीं भैया, मेरा सवाल लगा है और मुझको बहुत टाइम से जाना है। तो मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुआ, तो इस टेलीफोन पटक दिया उन्होंने। उससे जाहिर हुआ कि ये गुस्से में हैं। मेरे साथ एक्स प्रमुख छोटेलाल वर्मा जी थे, वो भी पीछे आ गए। नन्हे सिंह जो मौजूदा प्रमुख थे, वो प्रमुख संघ के अध्यक्ष थे, अच्छा, बाराबंकी जिले के, जी, वो भी पीछे मेरे। एक लड़का नौजवान लेखपाल था, वो भी साथ में हो लिया। उससे पूछा कहिए बताइए भैया जी क्या बात है, क्या बात है? तो मैंने कहा कि पहले इन लोगों सुन लीजिए आप, 1 मिनट की बात है। लेखपाल ने अपनी दरख्वास्त दिया, दस्तखत करने जा रही थी, पूछा क्या नाम है तेरा? उसने बताया कि समथिंग द्विवेदी है, चतुर्वेदी करके। उन्होंने कहा, बड़ी बुरी पहुँच गाली दिया उसको, माँ बहन की, और कहा इस्ती बाबू इसको बैठा लो, साली जेल भेजेंगे इसको आज। बात हो गई। मैंने देखा हालात तो बड़े ख़राब हैं। नन्हे सिंह ने अपनी दरख्वास्त बढ़ाई, वो यूँ बनाती रही चुंगला, और उन नन्हे सिंह प्रमुख जी, और बहुत जुनून बात उन्होंने रखी थी कि पंचायत उद्योग बंकी का ब्लॉक का बंद था, इसको खोल दिया जाए, उससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और ब्लॉक का फ़ायदा भी होगा। तो दरख्वास्त को यूँ बनाती रही, गोला उसके बाद उनके मुंह पे मारा, जबकि उम्र में उनसे बहुत बड़े थे वो। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने कहा अब आप लोग बाहर जाइए। मैंने कहा आप आइए, सुन, आप माँ बहन की गाली बक रही हो। तो उनका क्या कोई शक है कि मैं IAS हूँ? मैंने कहा हाँ शक तो है मेरे को, इससे क्या आप माँ बहन की गाली बक रही हूँ? तो इसी बात को लेके मेरा उनका झंझट हुआ। मैं उसी जगह धरने बैठ गया, उनको भी नहीं कमरे से निकलने दिया। मुझको नहीं पता था कि पीछे से भी कोई रास्ता है, वो निकल गई, वो न मैंने निकलने देता उनको। अच्छा। उस दरोगा से कहा जो उनकी ड्यूटी पे था कि इनको विधायक जी को लाठियों से मारो, डंडे से मारो इनको। उसने कहा सम्मानित विधायक हैं, गालियां आप दे रही हो, मैं मारूं इनको? अच्छा। उसने वर्दी फाड़ के फेंक दिया। 20 लोग मौजूद थे वहां पर, वर्दी फाड़ के फेंक दिया कि ऐसी नौकरी कैसी तैसी, मैं नौकरी ऐसी नहीं करूंगा। यही बात बढ़ गई, मुझको धरने बैठना पड़ा। मेरे साथ कमला रावत, राजनाथ शर्मा जी वगैरह वगैरह तमाम लोग धरने पे आ गए, बैठे। और दूसरे दिन लोगों ने इसमें बीच में पढ़ के मध्यस्थता करके, गयासुद्दीन किदवाई साहब और लोगों ने तो उस वक्त तो बेनी बाबू का जलजला था, लेकिन चूँकि मेरे उनके ताल्लुकात खराब हो चुके थे। अच्छा, तब तक तो बेनी प्रसाद जी, प्रदीप बाबू, जितने भी पार्टी के जिम्मेदार लोग थे, सब ने उनको टेलीफोन कर करके बताया कि इनका निजी मामला है और इससे पार्टी का कोई मतलब नहीं है, आप जैसा दिल चाहे करो, हम लोग आपके साथ हैं। फिर मैंने जब नेताजी को टेलीफोन किया कि यहाँ की ये हालात हैं और इस तरह की बात हुई है, आप पता लगा लीजिए कि हमारी बात में अगर सच्चाई है तो हमको आपकी मदद मिले। मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा आप बिल्कुल बैठिए, अगर कल तक की इसमें फाइनल नहीं होता है, वो अपनी गलती को नहीं मानती हैं, तो पूरी समाजवादी पार्टी कल बाराबंकी में बैठेगी। इस बात की इत्तला कही उनको भी मिल गई, डीएम साहब को भी और लोगों को भी। तब दूसरे दिन उन्होंने अपनी गलती को माना और मामला खत्म हुआ। माफी मांगी डीएम? जी मांगी। अच्छा, मांगी जी। अच्छा, उसके बावजूद फिर आप, गुस्सा ठंडा नहीं हुआ आपका? गुस्सा क्या, बहरहाल जिंदा तो बताते हैं। उसके बाद फिर एक कोई कोतवाल थे यहाँ पर, सुख सागर शुक्ला, उनसे आपका झगड़ा शुरू हो गया? देखिए, उनका तो बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा विचित्र उन्होंने हरकत किया था यहाँ पर।
जी। बड़ी इंसानियत के खिलाफ किया था कि वहाँ पर एक सभासद थी महिला, मुस्लिम महिला, कानपुर। उसका भाई इशरत कालिया था, कानपुर की महिला जी। कानपुर की। जब वहाँ कानपुर में पहुंचे तो उससे इनका झंझट हो गया था, वहाँ की सभासद थी अच्छा। और उसकी रिश्तेदारी पीर बटावन में थी। तो ये इशरत कालिया यहाँ पर आया था अपनी रिश्तेदारी में। ये रात में पहुँचे, इनको किसी तरह इत्तला मिल गई, अपनी टीम लेके उसको घर से उठा के वो मारते हुए लाए। इस बात को मोहल्ले के तमाम लोगों ने देखा लाठियों से। फिर पुलिस लाइन ला के खूब मारा। जब ये यकीन हो गया अब ये मर जाएगा, नहीं बचेगा, तो उसको गदिया मोड़ पे एक बाग थी, उसमें ले जाके 9 गोली मारी उसके और काउंटर लिखा दिया उसका। उस बात को हमने बहरहाल उठाया, हाउस में उठाया, असेंबली में उठाया। उसमें तमाम जगदम्बिका पाल जी, प्रमोद तिवारी जी, इन सब ने हमारी मदद किया, हमारी पार्टी के भी लोगों ने हमारी मदद किया। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि बारामुंखी के 2 हमारे ही दल के लोगों ने, जब उसकी लाश हमने खुदवाई 5वें दिन, 5 दिन हाउस उसने नहीं चल पाया। इसी इश्यू पर ही हाउस जो अर्जन हो जाता था। तो 5वें दिन जब लाश उसकी 5 दिन जो है सदन नहीं चल पाया। जी जी, जब 5वें दिन उसकी लाश खुदवाई तो 1.5-2 फीट का गड्ढा और बगल में एक पान की दुकान थी, उसको तोड़वा के कोतवाल साहब ने उसके पटरों से बंद कर दिया था और 3-4 बोरी मिट्टी के बजाय नमक डाल दिया था उसमें। आपको ताजुब होगा, आप समझ लीजिए कि जब खुदवाया, लाश खुदी गई, 5 डॉक्टरों की टीम आई थी यहाँ पर, उसमें लखनऊ के भी डॉक्टर थे 2 पोस्टमार्टम करने। जब लाश खुदवाई गई तो उसमें नमक निकला, लेकिन आप कुदरत का इंतज़ाम देखिए कि 5 दिन में उस लाश को गल जाना चाहिए, पानी हो जाना चाहिए गोश्त को, लेकिन एक रोया उसका मलीन नहीं हुआ। और 4-5 जगह से, एक पैर उसका टूटा था, दूसरा पैर 3 जगह से टूटा था। वो अगर मुझको मिल जाती, वो जो मैंने वीडियो बनवाया था, तो यकीनी तौर से कल्याण सिंह जी को कि सरकार न रहती, गिरती और पूरे मुल्क में इसका असर पड़ता। लेकिन हमारे 2 लोग बिक गए, प्रशासन के हाथ, कप्तान के हाथ, जिसमें हमारी पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ रहा कि अगर ये लड़ाई ये जीत गए तो इनका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। और उन लोगों ने उस कैसेट को, हम सवेरे जब मंगाया, हमको पेश करना था हाउस में, तो हम नहीं पेश कर पाए। सो भाई उसके बाद फिर लगातार आप कभी कांग्रेस में, कभी बसपा में, कभी सपा में, कई पार्टियों में आप गए और जहां गए वहां आपने विरोध कर दिया वहां के नेताओं का। सपा में रहे तो फरीद साहब के खिलाफ आपने विरोध कर दिया। जी। बसपा में गए तो बसपा में आपने आवाज उठा ली। जी। फिर आप दोबारा विधायक नहीं हो पाए। जी। और एक आरोप आपके ऊपर और बहुत लोगों ने लगाया कि आप पैसों की वजह से सर आप चले जाते हैं सब जगह। यही आरोप लोग लगा ही सकते थे। जी। एक मौका आया राज्यसभा का, मेरे ज़माने में आखिरी टाइम था, राज्यसभा के वोट पड़ना थे। पैसा लोगों ने दिया मुझको, उसी दिन पैसा भेजा कमला रावत और CN सिंह के जरिए। एक साहब ने और पैसा भेजा जो आज भी जिंदा है, 2 लाख रुपए। और यहाँ के जो बिजली अधिकारी थे PC चौधरी जी, वो जिंदा हैं आज भी, उनके जरिए आया। मैंने एक साहब के यहाँ रखा दिया उसको कि मौके पे इसको वापस कर देंगे, उनसे बात करेंगे। उसी दिन माननीय राम गोपाल जी और श्री अमर सिंह ने मुझको पार्टी में और कमला रावत को शामिल कर लिया। जब शामिल कर लिया तो मैंने वो पैसा कमला रावत से कहा वापस कर दो जो CN सिंह के पास रखा हुआ है। जो अमर सिंह ने दिया है वो पैसा वापस कर देना, इसलिए कि हम लोग पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पैसा ले लेंगे तो नेताजी की निगाह और पूरी पार्टी की निगाह से हम लोग गिर जाएंगे, इसलिए पौने इसको वापस कर दो। और वो 2 लाख रुपया PC चौधरी आज भी जिंदा हैं, मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको मैंने बुला के वो झोला उसी तरह बालक बीड़ी के झोले में रख के वो लाए थे, उसी तरह उनको वापस कर दिया कि ये पैसा क्योंकि हम पार्टी में शामिल हो गए हैं इसलिए वापस कर दीजिएगा। हालांकि जिसको वो चाहते थे उसी को अमर सिंह जी भी चाहते थे, जिसके लिए वोट के लिए वो लोग पैसा दे रहे थे उसी के लिए अमर सिंह ने भी मतलब वो भी चाहते थे, उन्होंने पैसा दिया था। तो एक इल्ज़ाम था जो लोगों को बहरहाल मौका मिला मेरे खिलाफ, और कहते क्या, लेकिन ये हकीकत है कि कमला रावत ने उसमें पैसा वापस नहीं किया, ये मेरी पक्की जानकारी थी।
और उसमें हमको ये बदनामी हमारे मत्थे गई। अच्छा, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और मुख्यमंत्री मायावती, जी, कौन आपको इन दोनों में बहुत बेहतर लगा और क्यों? देखिए, मुलायम सिंह और मायावती में बहुत बड़ा फर्क है। मायावती एक विचार, एक तबका, एक सोच। मुलायम सिंह की सर्व सोच थी, सर्व समाज की सोच, हर आदमी को इज्जत देना। मायावती इज्जत तो चाहती लेकिन दूसरे को इज्जत देना नहीं जानती। वो खुद तो बैठती हैं जिस तरह अकबर बादशाह कभी लाल किले में हुकूमत किया करते थे, उस तरह उनका एक वो बना ऑफिस में लकड़ी का कटेरा। वो बाकी लोग सामने बैठा ले जाते हैं। जी जी, और वो जमीन में सब बैठे हैं। आप बैठे कभी जमीन में? हम कभी की नहीं बैठे जमीन में। एक बार मौका आया उसके सामने उनके इजलास में बैठने का। मैं बैठा था, शिवलोचन राम जी बीच में बैठे थे, कमला रावत थे। शिवलोचन राम जी यहाँ के प्रभारी थे, बाराबंकी के कोऑर्डिनेटर। मैं सिगरेट उस वक्त बहुत पीता था, मेरी आदत थी। मैंने देखा कि फरीद साहब आए हैं, वो कुर्सियाँ सब भर चुकी। तो ये जो उसके आने जाने का रास्ता था, उस पर मंच पे के लिए बहन जी बैठी, एक कुर्सी, एक मेज़, सफ़ेद तौलिया पीछे पड़ी, सफ़ेद मेज़पोश, कलम, कागज़, पैड रखा, बस इतना सामान। पीछे सब लोग जूते चप्पल उतार के जा रहे थे। फरीद साहब आए, जूते से बटोरे कुछ और बैठ गए ज़मीन में। मैंने कमला रावत से कहा कि भैया ऐसा है कि फरीद भाई भी आए हैं और बैठे हैं, सिगरेट हमारा बहुत दिल चाह रहा पीने का, तुम निकल के सिगरेट पी लें, उनको बिठा लो। हम बाहर निकले, फरीद भाई से कहा, फरीद भैया आप बैठ जाएंगे? अरे कहीं देख लेंगी। मैं जैसे ही उठा, शिवलोचन राम जी ने मेरा पैर पकड़ लिया कि अरे आप खड़े मत होइए, बहन जी देख लेंगे। अरे हमने कहा देख लेंगे, मैं पार्टी में हूँ, हमारी नेता हैं, अगर वो हम इसीलिए आए हैं कि वो देख लें हमको, और आप रोक रहे हैं इसके लिए। कहीं ना आप जानिए। ऑफिस किया, ऑफिस जाके मैंने सिगरेट जलाई। बस ये आप समझ लीजिए कि बस मारा नहीं लोगों ने, और चारों तरफ से पूरा ऑफिस मेरे ऊपर दौड़ पड़ा कि अरे आपने गजब कर दिया, सिगरेट यहाँ जला ली। बहन जी का आदेश है। हमने कहा भैया आदेश है, मेरी आदत है। बहन जी की बता दीजिए कि मेरी आदत है, क्या मैं शौचालय में जाके सिगरेट पीऊँगा? ये तो आपने कोई ऐसी जगह रखी होती जहाँ मैं सिगरेट पी सकता। तब तक बहन जी आ गई ऑफिस। जी, और उन्होंने ये कुछ बातें भी सुनी उन्होंने, और हाथ में सिगरेट भी देखी। तो मुझको उसी वक्त उन्होंने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। हमने पार्टी क्यों छोड़ी? अपने लिए नहीं, हम बड़े सौदे कर सकते थे, मौके मिले। राजनाथ सिंह का सौदा छोड़ दिया, बहन जी का सौदा छोड़ दिया। उसके बाद जब PL पूनिया जी फतेहपुर से साथ में लड़े, तो कुशवाहा जी आज भी समाजवादी पार्टी के MP हैं। कमला रावत को उन्होंने भेजा, आधा घंटा कमला रावत हमारा पैर पकड़े बैठा रहा 10 लोगों के सामने, जिम्मेदार लोग जो आज भी जिंदा है वो मौजूद हैं, कि आपसे बहन जी से 1 मिनट बात कर लीजिए। जब नहीं हो पाई तो कमला रावत ने टेलीफोन से बात कराई कुशवाहा जी से। उन्होंने कहा विधायक जी आप सिर्फ 1 मिनट के लिए बहन जी के पास चले आइए, बात कर लीजिए सिर्फ उनसे आप, और गाड़ी से ना आइएगा, मैं हेलीकॉप्टर से बुलवाऊंगा आपको। जब आपको मैं ऊंचा उठाऊंगा तभी तो पुनिया हारेगा, ये न जीतने पाओगे इस तरह। हमने कहा देखिए अब मजबूरी, बहुत लेट हो चुके आप। हमको उन्होंने चीफ इलेक्शन एजेंट बनाया है, कई मीटिंगें हम उनके लिए कर चुके हैं इसी ज़बान से। अब हम किस मुंह से कहें कि अमिता गौतम का आप साथ दे दीजिए? हम नहीं गए। और ये भी कुशवाहा जी ने वादा किया था कि आपको हाउस आना है, ये जिम्मेदारी हम लोगों की। वो टारगेट थे पुनिया जी कि कैसे भी पुनिया कैसे भी हारे, पूरी ताकत बहन जी ने लगा दी। जब हम नहीं तैयार हुए तो फतेहपुर से लेके और गांव तक के, हमारे जवार तक की जो हमारे मुखालिफ थे उनको इकट्ठा किया गया, और समाजवादी के लोगों ने ही मीता गौतम की, BSP की, और BSP चुनाव वहाँ से जीती। 5 साल जो मुझको झेलना पड़ा है मीता गौतम जी को, बस समझ लीजिए मालिक ने बचा लिया। कोई झूठे मुकदमे हमारे ऊपर एक नहीं आधा दर्जन मीता गौतम ने लगवाए। थाने और तहसील में ये आदेश करवा दिया था कि
कोई भी अधिकारी इनकी बात न सुने। जिन पुनिया जी के लिए आपने सौदा नहीं किया, उन्हीं पुनिया जी से फिर आपने झगड़ा कर लिया? हमने झगड़ा बिल्कुल नहीं किया, पुनिया जी ने इग्नोर किया। हम उनके चीफ इलेक्शन एजेंट थे, समझे आप। उन्होंने कोई भी, उनको इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दिया था, आज भी वो जिंदा हैं, मौजूद हैं हमारे सामने, वो आके बात कर लें, हम जिंदगी में राजनीति भी छोड़ देंगे। और वो सिर्फ ईमानदारी से ये कह दें, हमने उनसे ये भी कहा कि भाई पैसे कौड़ी जो भी हमारे हाथ से आपने खर्च किया उसका हिसाब ले लिया जाए हमसे। पुनिया जी का कौन अपना गेहूं बेच के लगा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि पब्लिकली हमसे हिसाब ले लिया जाए। पुनिया जी से मायावती जी क्यों इतना नाराज थे? पुनिया जी के, मायावती जी का तो आप सभी जानते, पूरा देश जानता है कि उस मामले में पुनिया जी सरकारी गवाह बन गए, वो अपने को बचा लिया वहाँ जमुना कॉरिडोर जी कॉरिडोर में, ताज कॉरिडोर। और ये पढ़ा लिखा गौतम बिरादरी का आदमी था, IAS था सीनियर, तो ये तो खतरा उनके लिए पैदा ही था, उनको तो जलना ही था। ये राजनीतिक, हम अनाड़ी, वो थोड़ी अनाड़ी थी, वो तो ये समझ रही थी कि भाई इस आदमी से अगर ये आगे बढ़ा तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा आगे। फिर धीरे धीरे एक एक करके सबसे आपके फरीद भाई से भी जी, जी, झगड़ा हो बिल्कुल। गया। फरीद भाई के लिए आपने फरीद वो भाई- बाइक रैली निकाल दी उनके खिलाफ। आप समझिए कि सन 12 में हम, हमारे साथियों ने पूरे जिले में घूम घूम कर समाजवादी पार्टी के लिए जितनी मेहनत की उतनी जिंदगी में कभी नहीं की। फरीद साहब ने 3 दिन पहले चुनाव से हमारे गांव में जो बदतरीन विरोधी हमारा था उसके दरवाजे पर आके बैठ गए। ये बात हमको बहुत बुरी लगी, हमने इस बात की शिकायत की उनसे। वो जिसकी आंख से देखते थे, जिसके कान से सुनते थे, उस आदमी ने उनको पूरी तरह मिसगाइड कर रखा था। हमने इस बात के लिए जब कहा उनको कि, तो हमारे साथ जो लोग थे उस गांव के, उन्होंने कहा अब हम वोट इनको नहीं देंगे, जैसे कि ये मुखालिफ पार्टी में बैठ रहे हैं, कल ये जीत जाएंगे तो हम लोगों के कभी नहीं सुनेंगे। बहरहाल ये आयश दूसरे दिन हमारे यहाँ आए, जब 3 दिन चुनाव रह गए थे। सामने मस्जिद है, एक 20 मीटर पर हमारे गांव के प्रधान कौशल वर्मा ने कम से कम 500 लोगों के बीच में, उन्हें 500 लोग इकट्ठा किए दरवाजे पे अपने। उनके बीच में कौशल वर्मा ने कहा कि विधायक जी आपकी मदद कर रहे हैं, पार्टी में हैं, हम लोग तो आपके का साथ देंगे, लेकिन चुनाव के बाद हम लोगों को कोई पूछता नहीं। कहन प्रधान जी बाखुदा, अगर मैं जीता तो विधायक ये होंगे, इनकी राय और मशवरे से ही सारा काम होगा। और जीतने के बाद पहला बार हमारे ऊपर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मुस्लिम घराने थे, एक चौधरी हबीब साहब का, कोकब जी साहब का, एक मेरा घराना, जो सियासत में लोग जानते थे जिसको, और सियासत में कुछ आगे बढ़ रहा था। उन दोनों घरानों को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया अपने 5 साल के कार्यकाल में। कोई कसर बाकी नहीं रखी उन्होंने हमारे साथ। हमारे दोनों भाइयों में जितना प्यार था, ज़िले के सारे ज़मींदार इस बात को मिसाल देते अपने घर में, यावानू सरवर को देख लो, उस घर में बैठ के इन्होंने दीवार उठवा दी हमारे दोनों भाइयों के बीच में। SDM को छुट्टी के दिन बुला के हमारे खिलाफ ऑर्डर करा दिया। भाई क्या हम ऐसी, हमारे क्या दिमाग हमारा थोड़ी चल गया है जो हम उनके मुखालिफ थे। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो किदवाइयों के लिए हमारे दिल में बहुत दिन पहले से जो ख्याल था उसको और पुख्ता कर दिया उन्होंने। वो काबीना मंत्री थे, अगर वो चाहते तो सैकड़ों लड़कों को, जंगल मंत्री थे जहाँ कोई गिनती शुमार नहीं थी, फॉरेस्ट गार्ड नहीं बना सकते थे तो कम से कम वहाँ का वर्कर बना देते। लेकिन 5 लड़के उनसे कह दीजिए, कोई पूछ ले उनसे कि आपने अपने पूरे कार्यकाल में एक बार आप डिप्टी मिनिस्टर बने और कैबिनेट मिनिस्टर बने, इस पूरे कार्यकाल में आप सिर्फ 5 लड़के बता दिए जो अंसारी हों, राइन हों, मंसूरी हों और शाह बिरादरी के हों, खान साहब हों, इनको किसी को आपने सरकारी नौकरी या रोजी रोटी से जोड़ा हो। शिकायत सिर्फ इतनी। मौका मालिक बहुत कभी कभी देता है उनको, ये मौका मिला था उनको। तो है तो बहुत ईमानदार, उनके लिए मशहूर है कि ईमानदार मिनिस्टर। ईमानदार हैं। हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा बेईमान मिनिस्टर आज तक हुआ ही नहीं, जिसने हरदेव रावत को भी पीछे छोड़ दिया।
फरीद साहब के बारे में? जी जी, हरदेव रावत की हमने हमेशा मुखालफत की, 5 बार MLA रहा वो। कौन आपके बाराबंकी में अगर 3 लीडर पूछे जाए आपसे कि जब से आज़ाद हुआ है तब से और आज तक 3 लीडर जिनको आप पसंद करते हैं? भाई मैं सबसे पहले आदमी की हैसियत से तो बेनी प्रसाद वर्मा जी को पसंद करता हूँ। मौजूदा हालात में अरविंद सिंह गोप को पसंद करता हूँ। इतना बाइखलाक आदमी, हर गरीब अमीर जो उनके दरवाजे पर जाता है उसको पानी, मिठाई, चाय और उनके बस में अगर है तो फौरी तौर पर उसकी मदद भी करेंगे जो भी मुमकिन है। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा, हमारी कोई मदद नहीं कर पाए वो। अब तीसरा, राम सेवक जी रहे नहीं। हमारी लीडर है। प्राथमिकता वही रही, हमारा घर उन्हीं से जुड़ा रहा। फिदवाइयों से बैर रहा। जी जी बिल्कुल, बैर क्या, उनसे कोई दुश्मनी नहीं रही, जाति कोई मामला नहीं। हमारी कई रिश्तेदारी है खिदवाइयों के बीच में, इसी बड़े गाँव और मसौली घराने में हमारी कई रिश्तेदारियाँ हैं। लेकिन हमारी सोच, हमारा रास्ता उनसे बिल्कुल अलग है। उनका रास्ता है गद्दी, पद और दौलत। अभी कहाँ है, किस पार्टी में, किसी पार्टी में आस्था है आपकी? किसका? आपकी किसी पार्टी में? फिलहाल पड़े हैं, दिन काट रहे हैं अपना। क्या लगता है कि आप देख रहे हैं मैं समाजवादी में हूँ। समाजवादी की मदद किया है भरपूर पिछले चुनाव में, अखिलेश यादव जी की, है ना। बाराबंकी में घूम घूम के वोट मांगा है बीमारी की हालत में। अखिलेश जी कैसे नेता लगते हैं? अखिलेश जी बहुत गनीमत है, बहुत गनीमत। नेताजी और अखिलेश जी में क्या फर्क? बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन गनीमत है। नेताजी अपने दौर के नेता थे, ये नए दौर के नेता हैं, उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। तो ये सरवर अली खान साहब थे और सिर्फ इनको पूर्व विधायक कहना जो है वो गलत होगा। मतलब जमीनी नेता, जमीन से जुड़े रहे, बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया, काशीराम जी के साथ। मतलब काशीराम जी इनके घर पे आके 5 दिन रुके थे। मायावती जी के साथ, मुलायम सिंह नेताजी के साथ करीब से जुड़े। बहुत सारे इन्होंने दौर देखे, बहुत सारे राजनीति के उतार चढ़ाव देखे और आज किनारे हैं। और एक मशहूर शेर सुनते आए हैं हम लोग उदय प्रताप जी का कि हमें नदी के पार लेकर हमारा अज़्म सफ़र गया है, नए खवैये समझ रहे हैं नदी का पानी उतर गया है। तो नदी का पानी नहीं उतरा है, हालात हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सरवर अली खान साहब की फिर अच्छे दिन आए। आपने हमको बहुत कीमती वक्त दिया, इसके लिए द पॉलीग्राफ की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हम जैसे आदमी को याद किया और हमारे ख्यालात लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मशकूर हैं।